Hello guys, welcome all of you to your channel Dubey Academy. I am Vikas Dubey. Start lecture 3 of class 11th physics, chapter 2 units and measurement. गाइज देखिए, आप प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके सब्सक्राइबर्स बढ़वाइए, क्योंकि देखिए आप लोगों का जो सपोर्ट है वो जनरली हमें सब्सक्रिप्शन के माध्यम से ही हमें मिलता है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आप लोग ऐड कराएंगे, उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतना ही हम कंटिन्यूस वीडियोज आपके लिए अपलोड करेंगे। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस एंड प्लीज़ शेयर and motivate all of your contact to subscribe this channel Dubey Academy. Okay, so guys, in previous lecture 2, if you have not seen our previous lecture 2, then please see it. A link is given here. और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के लिंक दिए हुए हैं। सो इस चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए। ओके, सो इन प्रीवियस लेक्चर 2 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एरर्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट एंड देयर कॉम्बिनेशन। ओके, सो एरर के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, डिस्कस किया था हमने। टुडे वी विल स्टडी फॉलोइंग टॉपिक्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर 3। तो टुडे वी विल स्टडी सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इट्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस। सिग्निफिकेंट फिगर्स, या इसको डिजिट भी बोला जाता है, डिजिट्स या फिगर एक ही सेंटेंस है, एक ही वर्ड है, इसमें कन्फ्यूज आप नहीं होना जो है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर एंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। एंड इट्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस मीन उनके किस तरीके से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो हम सीखेंगे। आफ्टर दैट राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स। राउंडिंग ऑफ किस तरीके से करते हैं? राउंडिंग ऑफ का एक मोटे तौर पर सिंपल तरीके से अगर बताया जाए, किसी भी नंबर को शॉर्ट में बताना, ठीक है ना। तो राउंडिंग ऑफ किस तरीके से करते हैं किसी भी नंबर का, वो हम देखेंगे जो है, उनके रूल्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे जो। क्लियर? आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में हम डायमेंशनल इक्वेशंस, डायमेंशनल फार्मूलाज पढ़ेंगे और डायमेंशंस के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, जिसमें आपके मेनली 2 एप्लीकेशंस हैं, जिसमें हम किसी भी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट डिड्यूसिंग ऑफ फार्मूला। किसी भी फार्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से उसको डिराइव करना। एक और होता है इसका यूनिट कन्वर्जन, वो भी हम देखेंगे इस चैप्टर में कि किस तरीके से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कन्वर्ट किया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें आप कंफ्यूज ना होना। ये फिगर्स और डिजिट्स भी वर्ड यूज करते हैं, तो मैं इसकी जगह फिगर की जगह पे आप चाहो तो डिजिट्स भी लिख सकते हो। ओके, नंबर्स होते हैं। देखिए एक्चुअली है क्या, सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। देखिए एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर आर दोज नंबर in measurement, in our measurement about which we have confidence in measurement, plus one additional number that is uncertain। यानी कि मैं इसको दोबारा आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ प्रॉपरली। किसी भी मेजरमेंट में जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट करने पर जो एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा नंबर जिसमें हम कॉन्फिडेंस होते हैं, बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट हों उसमें कि हाँ ये बिल्कुल ट्रू है ये नंबर, तो वो नंबर साथ में उसके साथ एक ऐसा नंबर जिसके बारे में अनसर्टेनिटी हो, जिसके बारे में हम अनसर्टेन हो कि नंबर पता नहीं सही है या नहीं, या जिसमें एरर होने का चांस होता हो, प्लस उसको। तो जब उनको हम काउंट करते हैं तो उनको हम एक फिजिक्स के लैंग्वेज में बोल देते हैं कि 2 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? तो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, उसका डेफिनेशन इसको आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर नॉर्मली दोज डिजिट्स और नंबर्स in measurement about which we have confidence in our measurement plus one additional number that is uncertain। अब ये कैसे होता है मैं इसको प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, इससे पूरा आपके लिए नीट एंड क्लीन आपके लिए सामने आपके क्लियर हो जाएगा जो है। ओके, तो देखो सपोज किया आपके सामने एक बर्नियर कैलिपर्स है और आपने बर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से एक मेजरमेंट किया। आई होप बर्नियर कैलिपर्स आपने देखा होगा, फिजिक्स लैब में इसको आप देखते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि ये 2-3 बार वर्ड यूज हो चुका है। देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है आपको, जिसमें 2 जॉज लगे हुए हैं, जॉ हैं नीचे की तरफ जबड़े जैसे, और एक लंबा सा स्केल जो है लगा हुआ है, ये बर्नियर कैलिपर्स है।
ये 0.01 सेंटीमीटर तक कम से कम मेजरमेंट कर सकता है, यानी कि इसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01। नॉर्मल स्केल का कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर, इसका कितना होता है 0.01, यानी कि उसका नॉर्मल स्केल का 1/10 देख गया। ठीक है, अब एक और इंस्ट्रूमेंट देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा क्लियर। ये इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज में इसमें आपको दिख रहा होगा यू शेप का दिया हुआ है, एक लंबा सा इसमें रॉड जैसा दिया हुआ है, रॉड में सर्कुलर स्केल अटैच रहता है। इसकी हेल्प से हम स्क्रू वर्नियर कैलिपर का भी 1/10 यानी कि 0.001 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि उससे भी ज़्यादा प्रीसाइज है इंस्ट्रूमेंट। इनका मेजरमेंट आप सीखोगे, आप फिजिक्स लैब में जब आप प्रैक्टिकल सेशन जब आपका शुरू होगा तब आप इसके बारे में डिटेल से आप सीखेंगे, तो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखे होंगे। तो देखिए, उसके बाद सपोज किया कि मैंने एक इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर की हेल्प से मैंने एक बुक का थिकनेस मेजरमेंट किया, और सपोज किया कि वो थिकनेस आपका आया 7 जो भी आपको फिगर लेना हो 7.24 सेंटीमीटर। ठीक है, पतली सी बुक है, एक हो सकता है प्राइमरी क्लास की हो किसी की, तो उसका जो थिकनेस आया वो 7.24 सेंटीमीटर आया। क्लियर। अब इसमें जो मैं नंबर लिखा हुआ है ये देखिए 724। देखिए, अब वर्नियर कैलिपर के अगर हम लिस्ट काउंट की बात करें, लिस्ट काउंट यानी कि LC, तो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जो है प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट कर सकता है। लेकिन इसमें भी जो एरर आएगी, इसमें वो एरर आएगी वो पॉइंट के बाद, यानी कि 2 डिजिट के दूसरी डिजिट जो होगी पॉइंट के बाद, जो एक डिजिट के बाद दूसरी डिजिट जो होगी उसमें डेफिनेटली एरर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले मेजरमेंट में जैसे कि 7.24 मैंने मेजरमेंट किया, तो या तो उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो 7.23 होगा या 7.25 होगा, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम एरर जब मैंने पढ़ाया था आपको, तब आई हैव टोल्ड यू अबाउट एरर, किस तरीके से एरर, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो रेजोल्यूशन होता है, उसका जो लीस्ट काउंट होता है, उससे या तो जो प्रॉपर मेजरमेंट होगा वो या तो उससे उतना ज़्यादा होगा या उतना कम होगा। मैंने बताया था आपको, कोई भी इंस्ट्रूमेंट एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करता है, उसका रेजोल्यूशन जितना होता है उतने तक वो जो है प्रॉपर अपना जो है रिजल्ट आपको देता है। लेकिन उसमें जो एरर आती है वो उसके रेजोल्यूशन की आती है, उसके लिस्ट काउंट की आती है, यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी हो सकता है कि वो इससे 0.01 ज़्यादा हो या इतना 0.01 कम हो, यानी कि या तो नेगेटिव एरर होगा या फिर पॉजिटिव एरर होगा। लास्ट टाइम का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए प्लीज़ एक बार, यानी कि एक्चुअल मेजरमेंट हमारा इन दोनों के बीच में होगा। क्लियर। यानी कि इसमें सीधा सा मतलब ये है कि हमारी ये जो डिजिट है 7 है और ये 2 है, देखो ये जो डिजिट्स हैं, ये 7 और 2 डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स कैसी हैं, दीज आर सर्टेन डिजिट्स, सर्टेन हैं या रिलायबल, यानी कि बिल्कुल इनमें बिल्कुल रिलायबल हैं, इन पे हम पूरा में कॉन्फिडेंस है कि ये एकदम ट्रू है, एकदम करेक्ट हैं। और ये जो डिजिट है लास्ट वाली, ये डिजिट अनसर्टेन है, यानी कि रिलायबल नहीं है, क्योंकि एरर इसी पार्ट में आएगी। क्यों? क्योंकि ये वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से मेजरमेंट किया गया है, और वर्नियर कैलिपर्स का जो रिजोल्यूशन होता है वो 0.01 होता है, यानी कि उसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ करके दूसरी डिजिट में एरर आती है, यानी कि इसमें ए वाली जो डिजिट है लास्ट वाली वो अनसर्टेन है। तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे, यानी कि मैंने आपको बताया था डेफिनेशन, यानी कि द डिजिट्स दैट वी हैव कॉन्फिडेंस प्लस 1 एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन, यानी कि ये डिजिट तो बिल्कुल सर्टेन है, लेकिन ये जो डिजिट है, जो लास्ट वाली जो डिजिट है वो डिजिट कैसी है, ये डिजिट अनसर्टेन है। तो इनको मिला करके इनको जब हम काउंट करेंगे सबको 1 2 3, तो ये 3 इसमें क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, यानी कि ऑल द डिजिट्स इन अ मेजरमेंट, all the certain digits plus 1 uncertain digits is called significant figure। अगर मैं इसी मेजरमेंट को स्क्रू गेज की हेल्प से करता और हो सकता कि वो मेजरमेंट आपका 7.981 आता, तो आप देखिए एक रेजोल्यूशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये स्क्रू गेज से मेजरमेंट किया हुआ है, इसका रेजोल्यूशन इतना होता है। क्लियर। तो इसमें एरर किस पार्ट में आएगी, इस वाले पार्ट में आएगी, यानी कि प्लस माइनस या तो कम होगा एक्चुअल मेजरमेंट या ज़्यादा होगा। तो इसमें भी जो रिलायबल डिजिट हो जाएंगी वो 7 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और जो 1 क्या हो जाएगी, ये आपकी जो डिजिट है वो अनसर्टेन या
अनरिलायबल होगी, यानी कि इसमें एरर आने के चांस होंगे। तो इसमें फिर वही सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, यानी कि 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट किसी भी नंबर की हम काउंट करते हैं। क्लियर? तो इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला मेजरमेंट था 7.24 था, 7.24। तो मैं 7.24 को सिग्निफिकेंट फिगर में इस तरीके से, या अपने किसी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में मैं 7.24 अगर मैंने वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट किया है तो मैं इसको 7.240 नहीं लिख सकता। ठीक है, ये गलत आइडिया हो जाएगा। ना ही मैं इसको 7.2 लिख सकता हूँ, जो ये भी गलत आइडिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इस तरीके से इनको लिखूंगा, इस तरीके से इनको मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो ये क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर डिजिट के सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देंगे। क्यों? क्योंकि अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2, इसमें 1 2 2 हो गए। यानी कि अब ये क्या कर रहा है, अभी इस तरीके से करने से क्या हो रहा है कि इस तरीके से करने से ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर हैं, वो उस इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीजन के बारे में गलत जानकारी दे रहा है। यानी कि इससे इसका मतलब क्या, उसका मतलब तो ये हुआ कि इसका प्रिसीजन आपने बढ़ा दिया इंस्ट्रूमेंट का, आपने 3 डिजिट तक मेजरमेंट किया है, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है, और सिग्निफिकेंट फिगर भी गलत दिखाए गए। इसी तरीके से इसमें आपने प्रिसीजन कम कर दिया इंस्ट्रूमेंट का, यानी कि उसकी रिजॉल्विंग जो पावर है उसको आपने घटा दिया आपने, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। क्लियर? तो सिग्निफिकेंट फिगर में इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देगा। ओके, सो चलिए इसके बाद एक और जो फैक्ट है वो और देखिए, वो है कि चेंज ऑफ सिग्निफिकेंट यूनिट्स इन अ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन इट। क्या है देखिए, उसको मैं आपको लिख देता हूं। अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ units in a measurement does not change significant figures। कैसे? मतलब अगर आपने कोई मेजरमेंट किया, फॉर एग्जांपल आपने कोई मेजरमेंट सेंटीमीटर में किया, फॉर एग्जांपल आपने एक मेजरमेंट किया 6.253 सेंटीमीटर, आपने ये सेंटीमीटर में मेजरमेंट किया। अब आपने क्या किया, इसमें देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपको दिख रहे हैं, रिलायबल प्लस 1 अनसर्टेन, यानी कि 1 2 3, रिलायबल अनसर्टेन 3, यानी कि 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें। अब इसको अगर आपने सपोज किया, आपने इसको आपने मिलीमीटर में आपने इसको चेंज कर दिया, ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा ये, तो इसका डिवाइड लगाओगे आप 10 का, तो हो जाएगा 622.53 mm। कोई चेंज हुआ सिग्निफिकेंट फिगर में? कोई चेंज नहीं हुआ। 1 2 3 4 अभी भी 4 ही। आपने हो सकता है इसको किसी बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, आपने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? या आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो मीटर में करिए कन्वर्ट, 1000 का डिवाइड लगाइए, तो 1 2 3, तो दैट विल बी ऑब्टेन 0.06253 मीटर। अब आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, कहाँ से काउंट करोगे? 1 2 3 4, अभी भी 4 ही है। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि आपने ये वाले काउंट क्यों नहीं किए। इसका एक रूल होता है, जो रूल्स में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा होता है तो उसके जो नंबर के लेफ्ट में जो डिजिट्स होते हैं वो हम काउंट नहीं करते हैं। क्लियर? वो अभी मैं रूल में आपको बताऊंगा। इसमें अभी 4 ही रहेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यूनिट्स चेंज करने पर पर्टिकुलर नंबर के सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। अभी भी इसमें, पहले भी इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे और अभी भी इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर? ओके, तो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन की समरी क्या है? क्या समरी है इसकी? समरी ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स टेल्स अबाउट द प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट। यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर जनरली किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट पर, प्रिसीजन पर डिपेंड होते हैं, और प्रिसीजन लिस्ट काउंट पर यानी कि इंस्ट्रूमेंट के रेजोल्यूशन पर डिपेंड होता है। इसमें हम
अनसर्टेन प्लस अनसर्टेन डिजिट्स को काउंट करके हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता, बहुत सिंपल है। किसी भी नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर देखना, केवल काउंट करना होता है और लिखना होता है आपको। क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है जिसमें आपको कोई भी नंबर दिया होगा और पूछा जाएगा कि फाइंड आउट सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग नंबर्स, तो केवल आपको रूल्स याद रखना है। तो वो रूल्स कौन कौन से हैं वो हम देख रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं जो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं कि राइट डाउन द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इन रूल्स की हेल्प से आप किसी भी नंबर में कोई भी किसी भी तरीके का नंबर दिया हो, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये रूल क्या हैं? तो देखिए, पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल है, आप नोट कर सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊँगा। यू कैन नोट डाउन योर नोटबुक, है ना। वीडियो को पॉज करके, जैसे अगर आप कहीं पे आपको दिक्कत होती है लिखने में तो वीडियो को पॉज करके या पीछे जा करके आप उसको नोट कर सकते हो। क्लियर? फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट मतलब कोई अगर नॉन जीरो डिजिट्स है तो उसके सारे नंबर सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कहीं पर नंबर लिखा हुआ है 41, तो ये नॉन जीरो डिजिट है, यानी कि जीरो नहीं है। तो 1 2 3 4 5, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5। तो दिस इज सिंपल फर्स्ट रूल। सेकंड रूल जो है वो क्या है? ऑल द जीरोज अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरोज नंबर आर सिग्निफिकेंट। ऑल द जीरोज अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है ना। मतलब कैसे? जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर लिखा हुआ है 342.006, तो ऑल द जीरोज अपियरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जो जीरो हैं वो अगर टू नॉन जीरो नंबर्स के अगर बीच में आ रहे हैं तो उन जीरोज को भी आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हो। ओके, जीरो का भी वैल्यू है। कभी कभी जीरो हम कुछ रूल्स में काउंट नहीं करते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ अभी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर जीरो टू नॉन जीरो नंबर के बीच में, जैसे कि ये टू नॉन जीरो, एक नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो, इनके बीच में जीरो है, तो ये जीरो भी काउंट होंगे आपके। यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। एक ओके, ये नंबर सेकंड था। नंबर थर्ड रूल क्या है? नंबर थर्ड रूल ये है कि द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर। ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है ट्रेलिंग, यानी कि अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर जीरोज हो, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। यानी कि अगर कोई इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है 243.000, तो ये जो ट्रेलिंग जीरो है किसी भी नंबर के लास्ट में, या इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है 0.2, इस तरीके से कोई नंबर लिखा हुआ है, तो ट्रेलिंग जीरो यानी कि नंबर के लास्ट में ये जीरो हैं, ओके, विद अ डेसिमल पॉइंट, इसमें डेसिमल साथ में लगा हुआ है। क्लियर? डेसिमल यानी कि पॉइंट वाला नंबर है। नॉन डेसिमल केस में थोड़ा अलग रूल रहता है, वो भी हम देखेंगे अभी। तो द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, यानी किसी भी डिजिट में अगर ट्रेलिंग जीरो लगे हुए हैं लेकिन वो डेसिमल नंबर है, यानी कि पॉइंट वाला वो अगर डिजिट है, पॉइंट वाला वो नंबर है, तो सारे जो नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कैलकुलेट होते हैं। यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ओके, तो ट्रेलिंग जीरो का मतलब किसी भी नंबर के लास्ट में जो जीरोज होते हैं उसे ट्रेलिंग जीरोज बोलते हैं, लेकिन दशमलव पॉइंट होना चाहिए तभी ये वैलिड होगा। तो ऑल द ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। क्लियर? तो ये नंबर आपका थर्ड था। नंबर फोर्थ जो आपका रूल है वो रूल ये है जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो कन्वर्जन में 0.0 लग करके बताया था, मैंने आपको उसी रूल को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। इफ़ अ नंबर इज लेस देन, ये नंबर फोर्थ रूल मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ अ नंबर इज लेस देन 1 देन द जीरोज अपियरिंग द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर इनसिग्निफिकेंट, यानी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। कैसे? देखिए, मैं इसको लिख करके बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर है 0.0432, तो देखिए इसमें जैसे कि आपको याद आया होगा मैंने पहले एक कन्वर्जन लिखा था जिसमें मैंने मीटर में कन्वर्ट किया था उसको जो है। इसमें देखिए, तो ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी हो गई आपकी? 4। तो इस 4 के लेफ्ट में, क्योंकि ये नंबर चूँकि 1 से छोटा है, 1 से छोटे कौन से नंबर होते हैं? 0.0 पॉइंट में जो भी नंबर आते हैं 1 से छोटे होते हैं। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है? 4 है। तो इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो होते हैं वो इस रूल के अकॉर्डिंग काउंट नहीं होते हैं। तो मैं इसका डेफिनेशन दोबारा बता रहा हूँ नंबर फोर्थ रूल का।
इफ़ अ नंबर इज लेस देन 1 देन द जीरोज appearing on the left of first नॉन जीरो नंबर, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि किसी भी नॉन जीरो नंबर के अगर वो नंबर 1 से छोटा है तो उसके लेफ्ट फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो उसमें केवल कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपके, इसमें केवल आपके 3 सिग्निफिकेंट फिगर आपके होंगे। तो ये रूल आपको नंबर 4 आपको याद रखना है। इसके बाद अगला रूल नंबर 5 रूल देखिए, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखिए रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर 5 ये है कि द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर इनसिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो, फिर से वही आ गया, ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब क्या हुआ इसका, नॉट सिग्निफिकेंट और नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। कैसे, जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है 24369000, तो इसमें ट्रेलिंग जीरो कौन सी जीरो जो होते हैं, ट्रेलिंग जीरो यानी कि जो नंबर के लास्ट में जो जीरो अटैच रहते हैं उन जीरोज को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग जीरोज, जो मैंने बताया था अभी ट्रेलिंग आपको। तो अब इसमें ये ट्रेलिंग जीरोज हो गए। अब इसमें नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, यानी कि डेसिमल वाला नंबर नहीं है। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1 2 3 4 5, ओनली 5 सिग्निफिकेंट फिगर हियर, यानी कि इसमें हम ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट काउंट नहीं करते हैं। ये एक्चुअली फिजिक्स में कुछ लिमिटेशंस की वजह से ऐसा होता है। एक्चुअली क्या होता है कि अब कोई बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं, चाहे वो थाउजेंड्स में हो, मिलियंस में, बिलियंस में होते हैं, एक्चुअली क्या होता है कि इस तरीके के कोई हाई प्रिसिशन का इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं कि वो इतने उनका लिस्ट काउंट हो, कितना वो मेजरमेंट कर सकें जो है। इसलिए उस प्रॉब्लम से बचने के लिए ये रूल बनाया गया है जिसमें विदाउट डेसिमल पॉइंट में जो लास्ट में ट्रेलिंग जीरो होता है उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, है ना। ये प्रॉब्लम ऊपर भी आई थी, आप लोग जब आपने देखा था कि वो उस नंबर के जीरो एक 1 से छोटा नंबर था तो उसके लेफ्ट में हमने वो नंबर काउंट नहीं कर रहे थे, उसमें भी ये प्रॉब्लम आई थी जो है ना। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को, इन प्रॉब्लम्स को बचने के लिए एक स्पेशल रूल बनाया गया है। उस रूल को भी आप देख लें और समझ लें, और वो रूल है टू एक्सप्रेस एनी नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन वाइल कन्वर्जिंग यूनिट्स, यानी कि जब हम किसी नंबर को अगर हम कन्वर्ट करें, हो सकता है कोई नंबर बहुत छोटा हो लेकिन अगर आपने उसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया और वो नंबर काफ़ी बड़ा हो गया विदाउट डेसिमल पॉइंट, तो क्या आप नंबर को छोड़ दोगे, उसके लास्ट वाले डिजिट को छोड़ दोगे? क्योंकि ये रूल तो यही कहता है कि अगर कोई नंबर अगर डेसिमल में नहीं है तो उसके ट्रेलिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट ही नहीं होते हैं। तो फिर क्या होगा, तो फिर हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका मैं उसको पूरा डिटेल में आपको बता रहा हूँ। वो तरीका है टू एक्सप्रेस अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसी नोटेशन का यूज करेंगे हम फिजिक्स में। जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे या कोई भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम करेंगे तो अगर आपका आंसर न्यूमरल वैल्यू है तो उसको आप प्रॉपर तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे। तो वो साइंटिफिक नोटेशन किस फॉर्म में होता है, वो साइंटिफिक नोटेशन a × 10⁻20 फॉर्म में होता है। a यानी कि बेस नंबर होगा, यहाँ पर a एक बेस नंबर है, a 10⁻, है यानी कि 10⁻, ये अलग रहता है और ये बेस नंबर अलग रहता है। बेस नंबर सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट होता है और जबकि ये वाला जो नंबर है वो सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं होता है, पावर वाला जो है। कैसे, इसको किस तरीके से मैं आपको समझाऊं, तो उसको देखिए आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर है मेरे पास जो है, मैं यहाँ पर उसको बता रहा हूँ आप, जैसे कि 3.45 एक मीटर, एक आपके पास कोई एक नंबर है। अब इस नंबर को सपोज किया आपने दूसरे यूनिट में कन्वर्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसको मीटर में, मीटर में दिया हुआ है, आपने इसे किलोमीटर में कन्वर्ट किया। तो छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में करेंगे, लगाइए डिवाइड 1000 का, तो ये आएगा आपका 1 2 3, तो ये आ जाएगा आपका 0.00345 किलोमीटर। ओके, तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, जैसे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3 4। तो कन्वर्ट करने पर अकॉर्डिंग टू रूल पहले वाले 1 से छोटा है तो पहले वाले नॉन जीरो नंबर के काउंट नहीं होंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है।
अब आपने इसको सपोज किया, आपने इसको जो है इक्वल टू, इसके इक्वल ही होगा, आपने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। सपोज किया, कन्वर्ट करने पर ये आया 345 सेंटीमीटर में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे आप इस वाली क्वांटिटी में, क्योंकि छोटी में क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 345.0, ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कितने आए 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही हैं। अब इसको आपने और छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, सपोज किया मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, मिलीमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3450 मिलीमीटर। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? अब जो हमने रूल पढ़ा था उस रूल के अकॉर्डिंग नॉन जीरो मतलब विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर है तो ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होंगे, यानी कि ये वाला इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो इसमें अब तो 3 हो गए, अब तो इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहे, तो ये रूल तो गलत होने लगा। अगर मैं इसको और कन्वर्ट कर दूं, सपोज किया मैंने उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो माइक्रो में इसमें भी 10⁻³ का मल्टीप्लाई, यानी कि 3450000 माइक्रोमीटर। अब क्या हो गया, फिर से वही प्रॉब्लम 1 2 3, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये वाले काउंट नहीं होते ट्रेलिंग जीरो, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर नहीं है इसलिए। तो अब ये रूल, तो अब जो रूल हमने बनाया था वो रूल अब कन्वर्जन में गलत होने लगा, यानी कि यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी आने लगी, इनकन्वीनियंट हमें फील होने लगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि नंबर को a × 10⁻⁵ में कन्वर्ट करना, जिससे हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम, तो देखिए मैं यहाँ पर उसको लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये नंबर यही ले लेता हूँ मैं, इस नंबर के अकॉर्डिंग मैं इसको जो है करूँगा। कैसे, अब जैसे इस नंबर को मुझे, जैसे ये नंबर है वही नंबर है जो मेरा पहला था, इसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूँगा, तो मैं डायरेक्टली इसमें गुणा भाग करने के बजाय डायरेक्टली मैं, देखो नंबर मीटर है तो बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करूँगा तो डिवाइड लगाऊंगा, किलोमीटर यानी कि 1000 का डिवाइड लगाऊंगा, ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस में रिसिप्रोकल हो जाएगा पावर, तो -3। तो देखो ये किलोमीटर में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो गया। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है, यानी कि जो नंबर है वो a × 10⁻⁵ में आ गया, ठीक है, आ गया, यानी कि ए वाले नंबर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे, ए वाले काउंट नहीं होंगे। तो देखिए अब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 3.450 इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई करूंगा 100 का, यानी कि 10⁻² का, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, उतने ही है, 4 है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं और क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करूं 3.450, जैसे कि उसको मैं जो है अब मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो 1000 यानी कि 10⁻³ मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया। कोई चेंज हुआ सिग्निफिकेंट फिगर में, तो कोई चेंज नहीं हुआ, अभी 1 2 3 4 4 हैं। अगर मैं इसको माइक्रोमीटर में चेंज कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका 3.450 × 10⁻6 माइक्रोमीटर, यानी कि बेस क्वांटिटी के साथ में आपको डायरेक्ट रीजन में कन्वर्ट कर रहे हो, उसका 10⁻ में आपको लिखना है। तो ये तरीका होता है फिजिक्स में आंसर को लिखने का और सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने का। तो फिजिक्स में आप कोई भी न्यूमेरिकल करें, उस न्यूमेरिकल में अगर आपका बहुत ही लंबा चौड़ा कोई आंसर आए तो a × 10⁻b वाले मेथड से आप उस आंसर को एक्सप्लेन करिए, तो आपको अगर उस आंसर का आप कहीं और भी यूज करोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि इस तरीके से उसको जो है लिखा जाएगा, 3 पॉइंट यानी कि एक टीएट के बाद पॉइंट लगाएंगे और बाकी के जो वैल्यू बचेंगे उसको हम 10⁻ में एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट मेथड है किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके डिस्क्रिपेंसी से या विसंगति से बचना, एरर से बचना। क्लियर? तो ये हमारे रूल थे। एक और रूल है, उसको भी आप याद रखिए उस रूल को भी, और वो रूल क्या है, इन मैथमेटिकल फॉर्मूला, लास्ट रूल है उसको आप देख लीजिए, इन मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी मैथमेटिकल फार्मूले का वो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसमें अगर कोई एग्जैक्ट नंबर लिखा हो, कोई भी एग्जैक्ट नंबर हो ना, कोई भी एग्जैक्ट नंबर लिखा हो, फॉर एग्जांपल जैसे 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो एग्जैक्ट नंबर अगर कोई लिखा हो तो उस एग्जैक्ट नंबर में याद रखना इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, क्योंकि इस 2 को मैं किसी भी तरीके से लिख सकता हूँ। एग्जैक्ट नंबर है 2.0 या 2.00 या 2.00 और भी लगाओ, सिमिलरली इनको भी लिख सकता हूँ मैं इसी तरीके से जो है। यानी कि अगर एग्जैक्ट नंबर किसी फॉर्मूले में लिखा हो तो उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे।
जैसे कि अगर किसी ने मेरे से बोला कि ये स्क्वायर है और इसका जो वो होगा, उसका एक साइड का जो लेंथ है वो 4 है, इधर भी 4 है, तो इसका एरिया कितना होगा 4/4 से हम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर कोई एग्जैक्ट नंबर अगर किसी क्वांटिटी को, सपोज कि इसका यूनिट नहीं लिखा हो, कुछ नहीं लिखा हो, केवल 4 लिखा हो, 2 लिखा हो, तो अगर एग्जैक्ट नंबर अगर कहीं पर लिखा हो तो याद रखना उस एग्जैक्ट नंबर में फिजिक्स में हमेशा इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट हम करते हैं। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स में जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी कि मल्टीप्लाई, डिवाइड या एडिशन, किस तरीके के रूल्स हम फॉलो करते हैं इनमें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई हम नंबर है डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो या एडिशन कर रहे हो सकता है कुछ नंबर्स में सिग्निफिकेंट फिगर अलग हो, कुछ नंबर्स में और उनसे अलग हों, तो किस तरीके से उनको हम फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन करें, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो कौन से रूल्स यहाँ पर हम फॉलो करते हैं, तो वो रूल्स आप देखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रूल्स, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, आप लोग इसको पूरा लिखिएगा जो है। तो रूल्स फॉर अरिथमेटिक arithmetic operations with significant figures। तो देखिए वो रूल्स कौन कौन से होते हैं, उन रूल्स को आप देखिए सबसे जो फर्स्ट रूल है, पहला जो रूल है वो क्या है, व्हेन टू मेजर्ड क्वांटिटीज, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि सारे देखो आपको नोट करना ही पड़ेगा। आप जब नोटबुक बनाओगे तो आप वीडियो, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है वीडियो में कि आप पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लिखाने से लेक्चर भी लेंदी होगा, आपको बोर फील भी नहीं होगा और कम ड्यूरेशन में लेक्चर बन जाएगा जो, इसलिए नोट करते हैं ये प्लीज़ आप। तो व्हेन टू नंबर, फर्स्ट रूल है ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस में कि व्हेन टू नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, when two numbers, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, when two numbers are when two measured quantities are multiplied or divided, then there should be many significant figures retained in final result। retained यानी रहना, retained in a final result as are there in the original number with least significant figure। मैं इसको दोबारा बोल रहा हूँ आपके लिए, इसको मैं समझाऊंगा अभी किस तरीके से। यानी कि when two measured quantities are multiplied or divided, then there should be many significant figures या digits retained in the final result as are there in the original number with least significant figure। यानी कि अगर टू क्वांटिटी को मल्टीप्लाइड या डिवाइड किया जाए तो उनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में हम उतने सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे जितने के जो वैल्यूज दी गई हैं उनमें, जो ओरिजिनल वैल्यू दी गई है उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली कोई डिजिट हो। कैसे? देखिए, चलिए सपोज किया मैं कोई भी एक फिजिकल फार्मूले से कोई भी क्वांटिटी फाइंड कर रहा हूँ। सपोज किया सिंपल हम स्पीड फाइंड कर रहे हैं। स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है? स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सपोज किया कि मैंने जो स्पीड निकाला, सपोज किया कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने जो है कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 4 मीटर कवर किया। पॉइंट में भी ले सकते हो, पॉइंट में क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर है, समझना ये हो जाएगा। 4 पॉइंट सपोज किया 11 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। और टाइम कोई भी आप टाइम ले सकते हो, सपोज किया 1, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा हमारा, 1 ले लिया या जो भी आपको लेना हो, पॉइंट में 1.1 या 1.2 सेकंड आपने ले लिया। क्लियर? ये आपने वैल्यूज ले ली आपने, यानी कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है डिस्टेंस में। टाइम में कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जब इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको आप डिवाइड लगाओगे तो जो आपको मिलेगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 12 3 पॉइंट है 0.42। तो अब देखिए मीटर पर सेकंड,
ये आपका कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर सकते हो इसको आप। तो देखिए आपने जब इसमें डिवाइड लगाया तो आपको एक फाइनल रिजल्ट आपको मिला। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यानी कि इसमें 3 थे, इसमें 2 थे, तो अब हम कितने रखें जो है, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस फाइनल रिजल्ट में हम केवल लिस्ट यानी कि जो आपके ओरिजिनल नंबर जो दिए होते हैं कैलकुलेशंस के पहले, इसमें सबसे कम किस में है, सेकंड में, टाइम वाले में दिया हुआ है, इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम अपने इस रिजल्ट में भी हम 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे, यानी कि केवल हम 3.4 लिखेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 3.4 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये रूल याद रखना है आपको कि अगर आपके पास कोई फिजिक्स में सिग्निफिकेंट फिगर में अगर आपको कैलकुलेशन कर रहे हों तो उस केस में अगर आपके पास अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर के ओरिजिनल नंबर हों तो फाइनल रिजल्ट जब आपका आएगा तो उस फाइनल रिजल्ट में आपको उन ओरिजिनल नंबर्स में जिनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर आपको लिखना है। क्लियर। नंबर सेकंड जो रूल है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए आप। व्हेन 2 फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन in the final result there should be as many decimal places as are there in the original number with least decimal places। यानी कि अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो जो आपका फाइनल रिजल्ट जब आपका आएगा तो उसमें आपको उतने सिग्निफिकेंट फिगर रखना है जितने कि उन गिवन क्वांटिटी में, ओरिजिनल क्वांटिटी में सबसे कम जो डेसिमल प्लेसेस थे उतने डेसिमल प्लेसेस आपको उसमें रखना है। कैसे, तो इसको आप देखिए सपोज किया कि मैं एक मेजरमेंट कर रहा हूँ और उस मेजरमेंट में मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक वैल्यू मेरे पास 0.307 है ग्राम है, कोई भी मैं ग्राम में मेजरमेंट कर रहा हूँ। दूसरा वैल्यू मेरे पास सपोज क्या कोई वैल्यू आप ले सकते हो 0.52 ग्राम है, और तीसरा वैल्यू जैसे आपको लेना हो 0.4 ग्राम है। क्लियर। तो मैंने अलग अलग लिया हुआ क्योंकि तीनों में ही सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तीनों में ही अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ऐड करने पर ये आपका आ जाएगा 0.4 यानी कि 7 2 2 कैरी 1.227 ग्राम, यानी कि ये आपका फाइनल रिजल्ट आपका आया। यानी कि इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये सबसे ज़्यादा हो गए। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये जो ओरिजिनल क्वांटिटी थी, इन ओरिजिनल क्वांटिटी में जो सबसे कम जो वैल्यू था डेसिमल प्लेस के बाद में वो इसमें है, यानी कि इसमें पॉइंट के बाद में केवल एक नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ भी आपको पॉइंट के बाद में केवल एक ही नंबर लेना होगा इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है 1.2 ग्राम होना चाहिए। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये रूल यही कहता है। मैं इसको दोबारा इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। व्हेन 2 फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन देयर आर मैनी डेसिमल प्लेसेस इन द फाइनल रिजल्ट एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेस, यानी कि जो सबसे कम डेसिमल प्लेस, लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा वहाँ तक आपको लेना है। यानी कि इसमें आपने 2 और 7 को आपने छोड़ दिया, आपने उसको लेफ्ट कर दिया, आपने उसको ड्रॉप्ड कर दिया और जो बाकी का आंसर था वो आपने लिख दिया। पहले भी आपने किया था, उसमें भी ड्रॉप किया था, जो फर्स्ट रूल था इसका उसमें भी आपने नंबर ड्रॉप कर दिया था एक। अब एक्चुअली जब हम नंबर को ड्रॉप करते हैं आपने देखा भी होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई किसी बच्चे का परसेंटेज अगर 74.5 बना, इस तरह परसेंटेज बना या 50 बना, इस तरीके से बना, तो जब हम उससे ओवरऑल पूछेंगे तो हो सकता है वो कभी आपको 75 बता दे, है ना। तो एक्चुअली इसमें कुछ रूल भी होते हैं। जब हम डिजिट को हम ड्रॉप्स करते हैं तो उसको हम राउंडिंग ऑफ करके प्रॉपर रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं जो है, तो वो उस राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमारा ये राउंडिंग ऑफ वाला टॉपिक है उसमें हम देख रहे हैं जो है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। देखिए तो राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स यानी कि किस तरीके से हम राउंडिंग ऑफ, जैसे कि मैंने प्रीवियस कैलकुलेशंस में कुछ नंबर्स को लेफ़्ट कर दिया था अकॉर्डिंग टू द रूल, लेकिन जब वो लेफ़्ट हम करते हैं तो आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, कभी कभी नंबर हम बढ़ा के बताते हैं, तो एक्चुअली वो रूल है, वो राउंडिंग ऑफ करने का तरीका है। तो देखिए उसका रूल क्या, इफ़ इनसिग्निफिकेंट डिजिट दैट इज ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग यानी पहले वाली, प्रीसीडिंग, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, यानी कि अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है 3.457 लिखा हुआ है,
तो ये जो सपोज किया कि हम इस डिजिट को छोड़ रहे हैं, लास्ट वाले डिजिट को सपोज के इनसिग्निफिकेंट से हम छोड़ रहे हैं, तो ये जो नंबर है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए इसके जो पहले वाली डिजिट है उसमें हम 1 बढ़ा देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 3.46। ये फर्स्ट रूल था, यानी कि जब द इनसिग्निफिकेंट डिजिट दैट इज ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, उसको हमने 1 बढ़ा दिया। सिमिलरली देयर इज अ सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है? इफ इनसिग्निफिकेंट डिजिट दैट इज ड्रॉप्ड इज लेस देन 1 देन प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड, यानी कि अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है 3.494 लिखा हुआ है, इस तरीके से 4 लिखा हुआ है, तो अगर आप इसको छोड़ रहे हो, इनसिग्निफिकेंट मान के छोड़ रहे हो, तो ये जो डिजिट है वो 5 से कम है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो 3.9 ही फाइनली इसका हम आंसर लिखेंगे जो है, यानी कि इफ इनसिग्निफिकेंट डिजिट दैट इज ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये थर्ड रूल है, लेकिन अगर ये डिजिट ही 5 हो ना 5 से ज़्यादा हो ना 5 से कम हो, तो इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट दैट इज ड्रॉप्ड इज 5, अगर वो 5 है देन प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड और when it is even then there is no change। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ए 475 एक नंबर है, तो आप इनसिग्निफिकेंट फिगर में सपोज कि 5 को छोड़ रहे और एग्जैक्ट 5 है, ना कम ना ज़्यादा, तो अब इसके पहले वाले डिजिट देखेंगे ये ऑड है कि इवन है। देखिए 7 है, ऑड नंबर है, 42 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा 3.48, एक हमने बढ़ा दिया। लेकिन अगर ये इस तरीके से होगा 3.465 होता, यानी कि इसको हम छोड़ रहे होते, तो इसके पहले वाले देखेंगे ये इवन है, 2 का डिवाइड जा रहा है, तो इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, 3.46 से हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो याद रखना है, इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट दैट इज ड्रॉप्ड इज एग्जैक्ट 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड और इफ इट इज इवन देन देयर इज नो चेंज इन द फाइनल रिजल्ट। ओके, इसमें एक और चीज़ का आप ध्यान रखिए, द एग्जैक्ट नंबर इन एनी फिजिकल क्वांटिटी और एनी फिजिकल फार्मूला, कोई भी एग्जैक्ट नंबर, यानी कि चाहे वो पाई हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी हो, इनमें इन्फानाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। पॉइंट के बाद आप लगातार कितने भी नंबर बढ़ाते हैं, जैसे पाई का वैल्यू कितना लंबा होता है, इन्फानाइट तक जाता है जो है। तो इनमें एक्चुअली इन प्रॉब्लम्स में जो है आप राउंडिंग ऑफ वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके एक लिमिटेड नंबर तक, पॉइंट पर लिमिटेड नंबर तक आप उस वैल्यू को ले सकते हो राउंड ऑफ करके, और बड़ी आसानी से उससे अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में उसे आप यूज कर सकते हो। तो ये इस राउंडिंग ऑफ का ब्यूटी है। आपके भी मार्क्स जैसे परसेंटेज या किसी सब्जेक्ट में अगर 0.5 से ज़्यादा होते हैं, 7, जैसे किसी सब्जेक्ट में आपके आउट ऑफ 10 7.9 आ गए, तो आप 8 बताओगे आप, है ना। तो इस तरीके से बहुत इसका एप्लीकेशन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स सी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में आपके डायमेंशन इक्वेशंस हैं और एप्लीकेशंस हैं डायमेंशंस की, जिनमें आपके इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करना और फॉर्मूले को रिड्यूस करना। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट डायमेंशनल एनालिसिस। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर, I have already written on the board dimensions of physical quantities। सबसे पहले तो आपको फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को समझना है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी डिटेल्ड अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, एज यू नो दैट, आपको पता है कि जो बेस क्वांटिटीज हैं या जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो 7 हैं, है ना। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही हम फिजिक्स में जितनी भी यूनिट्स हैं या जो भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब होता है जो बेस यूनिट से मिलकर के बनते हैं। जैसे कि बेस तो आपके केवल 7 ही हैं, उसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, एनर्जी है, इनके कोई पर्टिकुलर फंडामेंटल यूनिट नहीं है। इनके यूनिट्स हम बना लेते हैं बाय यूजिंग 7 बेस क्वांटिटीज। तो उन 7 बेस क्वांटिटीज को डायमेंशंस की टर्म्स में एक्सप्लेन करके उनसे डायमेंशनल फॉर्मूले और इक्वेशंस बनाना ही डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। यानी कि आपको देखो, आपको पता है कि जो आपके 7 जो बेस क्वांटिटीज हैं, 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो, आपको पता है कि मास है, ठीक है, मास के बाद आपका लेंथ है, लेंथ के बाद आपका टाइम है, ठीक है,
करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। करंट के बाद आपका टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर है। उसके बाद आपका जैसे लुमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये कितनी क्वांटिटी हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 क्या है, बेस क्वांटिटी है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अब डायमेंशंस की टर्म्स में इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, जैसे मास को हम इस तरीके से जो है m लिख दिया आपने, और इसको जो है डायमेंशंस की टर्म्स में जब आप लिखते हैं तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट के टर्म्स में हम डायमेंशंस एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर? जैसे लेंथ का क्या होता है l, तो इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। टाइम का आपको पता है क्या होता है, सेकंड होता है, तो टाइम के लिए t, ठीक है। करंट एम्पियर, ठीक है, a। टेम्परेचर का क्या है आपको K, केल्विन है उसका ऐसा यूनिट, तो K लगा, K से लिखेंगे, K से उसको डिनोट करेंगे। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, तो कैंडेला का CD लिखेंगे जो है। और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि आपका मोल होता है इसमें, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि स्मॉल में आएंगे और बाकी सारे आपके कैपिटल में रहेंगे आपके, ठीक है। तो एक जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसको हम फिजिक्स की हेल्प से स्टडी करते हैं, वो फिजिकल वर्ल्ड इन 7 डायमेंशंस पर डिपेंड करता है, ओके। और उन 7 डायमेंशंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके, उनके सिंबल लिख करके कैपिटल में, और ये जो लास्ट वाले हैं कैंडेला और ये बोल के इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। मोस्टली आपके जो 70% जो आपके जो डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं, वो जनरली MLT पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद जो 20% हैं, 20% है, उसमें A और K आता है, और बाकी के जो बचते हैं आपके करीबन 10%, उनमें आपका CD और MOL यूज होता है। तो मोस्टली आपके MLT A के यूज हम करते हैं जो है। क्लियर? तो ये आपके जो है फिजिकल वर्ल्ड के 7 डायमेंशंस हैं। क्लियर? इनकी हेल्प से हम किसी भी ड्राइव्ड यूनिट को इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। कैसे करते हैं, देखिए, सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड यूनिट का मतलब क्या होता है, जो क्वांटिटी बेस क्वांटिटी का यूनिट की हेल्प से बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट का ड्राइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास स्पीड है, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का आपको ऐसा यूनिट पता है, मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, ओके। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, V इक्वल टू डिस्टेंस का हम जो S, टाइम का T, इस तरीके से ये फॉर्मूला हम बनाते हैं। तो स्पीड क्या है, ये आपका जो है ड्राइव्ड यूनिट है। क्लियर? अब देखिए, अगर इसको मैं डायमेंशंस की फॉर्म में एक्सप्लेन करूंगा तो किस तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, तो देखिए V को मैं इस तरीके से लिखूंगा, V इक्वल टू, देखो इसका S यानी कि स्पीड, सॉरी ये डिस्टेंस होता है आपका, S से इंडिकेट करते हैं। इस डिस्टेंस को मैं किससे इंडिकेट करता हूँ, डिस्टेंस यानी क्या होगा, लेंथ। तो लेंथ का क्या होता है, बताया था अभी आपको L, तो लेंथ का होगा आपका L, इस तरीके से लिखते हैं जो है। और टाइम का क्या होता है, T, अभी बताया था आपको T, कैपिटल T, इस तरीके से। तो जब इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से ऊपर ले जाओगे इसको, तो इन्वर्स हो जाएगा इसका, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, LT-1, यानी कि आपने स्पीड को इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन इस तरीके से आपने उसको एक्सप्रेस कर दिया आपने जो है। तो एक्चुअली ये जो इसका जो डेफिनेशन होगा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन। तो आप जो है इसको नोट कर सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज आर द powers or exponent to which the base quantity are raised to express that quantity। मैं दोबारा बता रहा हूँ, the dimensions of physical quantities are the powers or exponent to which the base quantity are raised to express that particular quantity। यानी कि जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस हैं वो एक्चुअली पावर्स होते हैं, और पावर्स किसके ऊपर लगाते हैं, बेस क्वांटिटी के ऊपर लगाते हैं, जिससे कि आपका जो होल फार्मूला बनता है वो
पर्टिकुलर क्वांटिटी के, ड्राइव्ड क्वांटिटी के बारे में बताता है कि वो किस क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक्चुअली पावर होते हैं जो, यानी कि जो वेलोसिटी का या स्पीड का हम बोलें सेम फार्मूला होगा तो वो क्या होगा, LT-1। यानी कि आप इसको देख करके आप समझ जाओगे कि ये जो डायमेंशन है वो किसका है, वो स्पीड का है। क्लियर। अभी डायमेंशन स्पीड के बारे में, स्पीड का मैग्नीट्यूड या स्पीड का कोई यूनिट वगैरह नहीं बता रहा है, ये केवल ये बता रहा है कि जो स्पीड है वो डायमेंशनल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग केवल लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि इसमें एक फैक्टर लेंथ का होगा, एक फैक्टर टाइम का होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें ये फॉर्मूला देता है जो। क्लियर। नाउ इसके बाद हमारा है डायमेंशनल फॉर्मूले एंड डायमेंशनल इक्वेशंस। यानी कि जो डायमेंशंस हमने पढ़े, जो 7 डायमेंशंस हमने पढ़े, जिनकी हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी ड्राइव यूनिट को हम इन टर्म्स ऑफ 7 बेस क्वांटिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब उन्हीं के हेल्प से हम डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशनल फार्मूला actually dimensional formula, if a physical quantity contains represented by its 7 base dimensions, then that particular formula is called dimensional formula। यानी कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम डायमेंशन से रिप्रेजेंट कर दें तो वो पर्टिकुलर जो फार्मूला बनेगा, दैट फार्मूला विल बी कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास, जैसे कि मैंने अभी स्पीड का एग्जाम्पल लिया था, स्पीड की जगह आप दूसरा भी कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप एरिया ले सकते हैं, जो भी आपको लेना हो। जैसे एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ का भी L, ब्रीथ का भी L, तो इसमें L की पावर 2। लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट के हम अंदर इसको लिखते हैं जो है। ये डायमेंशन को एक्सप्लेन करने का, एक्सप्रेस करने का तरीका होता है जो है। क्लियर। अब इसमें देखो, मैंने आपको बताया था कि जनरली जो डायमेंशनल फार्मूले जो होते हैं उनको हम MLT के टर्म्स में लिखते हैं जो, क्योंकि MLT एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जिसमें M भी हो, L भी हो, T भी हो। ठीक है। तो इसको अगर मैं MLT के टर्म्स में कंप्लीट फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ M0, L2 और T0, क्योंकि इसमें M यानी कि मास का जो क्वांटिटी है, मास का जो 20 यूनिट है वो 0 है, क्योंकि इसमें मास नहीं होता एरिया में, इसमें टाइम भी नहीं होता, तो उनका पावर हम 0 लगा देंगे। जैसे मैंने स्पीड का लिखा था ना, स्पीड का मेरा कितना निकला था, स्पीड का मेरा निकला था जो है LT-1। तो इसको अगर मैं फार्मूले के टर्म्स में लिखूंगा प्रॉपरली, तो इसको मैं लिखूंगा M0 L1, L की पावर 1 है तो L1 और T-1। या 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 से, या है ना, इसको ना लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस माइनस वाला लिखना पड़ता है, क्योंकि आप एक्सपोनेंट को, उसका रेसिप्रोकल को आप फिर कैसे रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर। तो इफ अ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस बाय डायमेंशंस, देन दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। तो ये क्या है, ये डायमेंशनल फार्मूले हैं। क्लियर। नाउ इसके बाद हमारा आता है डायमेंशनल इक्वेशंस। अब इक्वेशन क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, एक्चुअली डायमेंशनल इक्वेशंस कंटेन्स one side physical quantity and other side the dimensions of that quantity, and the whole formula, whole equation is called dimensional equation। यानी किस तरीके से, जैसे कि मैं स्पीड की बात करूं या कोई भी आप ले सकते हैं, तो फोर्स ले सकते हैं आप लोग जो है, ठीक है, फोर्स ले सकते हैं आप लोग। फोर्स का जनरली फार्मूला कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये मैं आपको फार्मूला एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ पूरा। तो मास का कितना होता है m डायमेंशंस के टर्म्स में, और एक्सेलरेशन का कितना होता है, एक्सेलरेशन का आपको पता है एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम फार्मूला। और वेलोसिटी का कितना होता है, वेलोसिटी का स्पीड का होता है LT-1, और t का कितना होता है t, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा LT-2। तो एक्सेलरेशन का कितना होता है LT-2। तो ओवरऑल फार्मूला कितना हो जाएगा, ओवरऑल फार्मूला हो जाएगा M1 L1 T-2। 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, +1। क्लियर। तो यानी कि फोर्स को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, F = M1 L1 T-2। तो इसमें क्या हो गया, वन साइड फिजिकल क्वांटिटी है और अदर साइड उसका डायमेंशनल फार्मूला है। तो इसको इसको हम क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, यानी कि डायमेंशनल इक्वेशंस कंटेन्स वन साइड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड अदर साइड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। इसको हम इक्वेशन बोलेंगे। सिमिलरली जैसे स्पीड को हम किससे इंडिकेट करते हैं, v से, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, v हो जाएगा आपका m0 l, ये लिखा हुआ है l1 t-1, तो ये v का स्पीड का डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फार्मूला को, डायमेंशनल इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। आपकी बुक में बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूले दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। उन डायमेंशनल फार्मूले को में से आपको कुछ को आपको लर्न करना होता है 11th में, और कुछ 12th में भी काम में आते हैं, तो आप अपनी बुक में डिटेल में देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ डायमेंशनल फार्मूले आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आप देखो, ये आपको एक टेबल दिख रहा है आपको टेबल। इस टेबल में देखिए आप सबसे ऊपर जो है इसमें पहले कॉलम देखिए आप, इसमें कितने कॉलम बने हुए हैं दिख रहा है आपको। इसमें आपके देखो एक साइड आपका जो वन साइड इसमें आपका जस्ट अ वेट, देखो वन साइड आपका सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा हुआ है, फिर फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है, फिर रिलेशन विद अदर फिजिकल क्वांटिटी यानी कि उनका फार्मूला, उसके बाद उसका डायमेंशन फार्मूला लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले एरिया का दिया हुआ है, ठीक है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ देखा, और उसका डायमेंशन फार्मूला लेंथ का l इंटू लेंथ का फिर से l, डायमेंशन लिखा हुआ है, और फार्मूला क्या बन गया इसका, ओवरऑल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m0 l2 और t0। सिमिलरली और लास्ट में इसका यूनिट भी लिखा हुआ है, ऐसा यूनिट भी लिखा हुआ है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ के 2 टर्म्स हैं, तो लेंथ इंटू लेंथ, मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर है ना। इसके बाद आप दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला किसका दिया हुआ है, दूसरा वाला वॉल्यूम का दिया हुआ है। वॉल्यूम में भी आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आएगा, ठीक है। तीनों में l दिख रहा है आपको, डायमेंशन फार्मूला m0 l3 t0, उसका यूनिट भी लिखा हुआ है m3। सिमिलरली इसमें देखो डेंसिटी का दिया हुआ है ना, आप इसको देख सकते हैं, फार्मूला दिया हुआ है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वैल्यू पुट किया हुआ है देखो मास का, फिर नीचे वॉल्यूम का, यानी कि वॉल्यूम में 3L3 आएगा, जब उसको ऊपर ले जाओगे तो इन्वर्स हो जाएगा, तो ये डायमेंशन फार्मूला बन गया। इसका यूनिट भी लिखा हुआ है लास्ट में। इसी तरीके से इसमें सारे डायमेंशन फार्मूले लिखे हुए, स्पीड का लिखा हुआ है जो अभी हमने निकाला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का लिखा हुआ है, वेलोसिटी का लिखा हुआ है, ठीक है ना, स्पीड और वेलोसिटी का। उसके बाद एक्सेलरेशन के बाद मोमेंटम का लिखा हुआ है, मोमेंटम का है ना फार्मूला दिया हुआ है, मास इंटू वेलोसिटी, उससे बोलो डायमेंशन फार्मूला निकाला है। फोर्स का है, प्रेशर का है, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। वर्क का दिया हुआ है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। एनर्जी का, एनर्जी देखो वर्क के इक्वल होता है, एनर्जी जितना आप वर्क करोगे उतना एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है ना। डायमेंशनल फार्मूले एक्चुअली होते क्या है, ये डायमेंशनल फार्मूले जिन फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट सेम होते हैं उनके डायमेंशन फार्मूले भी सेम होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूले सेम है तो इसका मतलब है कि उनके यूनिट्स उनके सेम हैं, क्योंकि वो बेस क्वांटिटी व फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं। जो पावर का देखो दिया हुआ है, वर्क अपॉन टाइम उसका फार्मूला होता है। ऐसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला है, इसको हम आगे जो है पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल चैप्टर में, है ना। फार्मूला दिया हुआ है फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर, फिर उससे डायमेंशन फार्मूला निकाला है ना। इसके बाद इम्पल्स का दिया हुआ है ना, फोर्स इंटू टाइम। सरफेस टेंशन का दिया हुआ है, इसका फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो फार्मूले से ही निकलते हैं कि इतने भी डायमेंशनल फार्मूले हैं, फार्मूले के हेल्प से ही बेस क्वांटिटीज़ को, बेसिक डायमेंशंस को पुट करके हम डायमेंशनल फार्मूले बनाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का दिया हुआ है, एंगल का दिया हुआ है फार्मूला आर्क अपॉन रेडियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम का दिया हुआ है, टॉर्क का दिया हुआ है, कपल का दिया हुआ है, रोटेशनल फोर्स जिसे बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। फ्रीक्वेंसी का दिया हुआ है, क्लियर, इसमें है ना डायमेंशन फार्मूला लिखा हुआ है, उसका यूनिट भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से इनको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं, डायमेंशनल फार्मूले का, डायमेंशनल एनालिसिस का हम एप्लीकेशन पढ़ते हैं। और एप्लीकेशंस में मैंने ऑलरेडी हेडिंग यहाँ पे लिख दिया, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस, ओके। तो इसके एप्लीकेशंस में जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला जो एप्लीकेशन है वो किसी भी इक्वेशन का करेक्टेंस चेक करना है कि कोई भी इक्वेशन करेक्ट है नहीं है। और दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो डिड्यूसिंग ऑफ फार्मूला, किसी भी फार्मूले को डिराइव करना, क्लियर। एक और एप्लीकेशन है एक सिस्टम के यूनिट को अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें जो है। तो सबसे पहले आपको इसका एप्लीकेशन यूज करने से पहले ये आपको समझना होगा कि जब हम डायमेंशनल फार्मूले किन्हीं भी क्वांटिटी के लिखते हैं तो जब उनका एडिशन
या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जो भी एल्जेब्रिकल ऑपरेशन होता है उसमें आप याद रखिएगा कि सेम जो बेस क्वांटिटी होगी, यानी कि सेम टाइप के डायमेंशंस अपनी ही टाइप के डायमेंशंस में ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई होते हैं। इस बात का आपको याद रखना है जो है किस तरीके से जो है, जैसे कि आपको मास को और मास को आपको करना है मल्टीप्लाई या उनको ऐड करना है, तो केवल डेफिनेटली वो ऐड होंगे लेकिन मास लेंथ में ऐड नहीं होगा। ऐसे ही आपको लेंथ टाइम में ऐड नहीं होगा, टाइम मास में ऐड नहीं होगा। यानी कि जो डिफरेंट जो डायमेंशंस है फिजिकल क्वांटिटी के, वो अपने ही टाइप के डायमेंशंस में एडेड और सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है जो है। क्लियर? हालांकि सारे एल्जेब्रिकल ऑपरेशंस हैं उन्हें फॉलो करते हैं। आपका एडिशन फॉलो करता है, डायमेंशनल फार्मूले जब हम बनाते हैं जो है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जितने भी आपके ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकली, ये सब फॉलो करते हैं। लेकिन आपको केवल उसी मेथड का, आपको उसी कॉन्सेप्ट का आपको याद रखना होता है कि सेम डायमेंशन, सेम टाइप के डायमेंशंस में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई होगी जो है। कैसे? तो इसको मैं आपको एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ, उसको आप देखिए। सपोज कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसका फर्स्ट एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। लेकिन सबसे पहले वो तरीका देखिए आप। देखिए सब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वर्क लिखा, ठीक है। वर्क का फॉर्मूला कितना होता है सभी को पता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब देखिए मैं वर्क का डायमेंशनल फार्मूला बनाता हूँ। तो देखिए वर्क को हम डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है मैंने निकाला था, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट का इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसका आप जब डायमेंशन फार्मूला बनाओगे तो मास का कितना होता है, मास का m, ठीक है, एक्सेलरेशन का LT-2 मैंने ऑलरेडी निकाला था अभी, और डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा, ओनली L। तो अभी मुझे पूरा इसको एक सिंपल टर्म में लिखना है ना, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो देखिए पहले m उठाते हैं, MLT शुरू करते हैं। m इसमें कहीं नहीं है, m केवल एक ही है तो m। उसके बाद l, एक l a रहा, एक l a रहा, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर भी कितनी है 1, तो l की ओवरऑल पावर कितनी हो जाएगी 2। तो मैंने l को l में ऐड किया ना, सेम टाइप के डायमेंशन से ही मैंने सेम टाइप के डायमेंशंस में ही मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन करूंगा। सिमिलरली टाइम का इसमें कहीं नहीं है तो टाइम का -2। तो ये आपका वर्क का आपका डायमेंशन फार्मूला बन गया। क्लियर? इक्वेशन बनाऊंगा तो इस तरीके से लिख दूंगा, इसको भी फिजिकल क्वांटिटी को भी इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा जो। तो इस तरीके से आप डायमेंशन फार्मूला जब बनाते हो किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का, तो आपको सेम टाइप के जो डायमेंशंस हैं वो सेम टाइप के डायमेंशंस में आपको उन्हें एल्जेब्रिकली ऐड या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे जो। क्लियर? चलिए इसके बाद इसका हम ये एप्लीकेशन देख लेते हैं, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। क्लियर? ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो देखिए डायमेंशनल की हेल्प से हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या गलत है। क्लियर? तो कैसे चेक करते हैं, उसको एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें क्या होता है, ऑल द टर्म्स appearing in a mathematical formula should have the same dimensions। यानी कि कोई भी फॉर्मूला हो आपके पास, तो उस फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स का डायमेंशन फार्मूला सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है तो वो इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज वो रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं, चाहे आप एनर्जी के ले लीजिए, या सिंपल तरीके से हम जो 9th में पढ़ते आए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन ले लीजिए। जैसे कि अब मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहा हूँ, S = ut + हाफ at²। क्लियर? तो जब मैं इसका कंसिस्टेंसी चेक करूंगा, इक्वेशन की मैं करेक्टनेस चेक करूँ, कंसिस्टेंसी यानी उसकी करेक्टनेस, उसकी वैलिडिटी कि वो सही है या नहीं है। तो सपोज कि मुझे इक्वेशन चेक करना है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि इसमें जो जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे कि एक टर्म्स में इसका, एक टर्म्स में लेफ्ट साइड में S है, राइट साइड में इसमें 2 टर्म्स हैं, तो सारे टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होना चाहिए, तब ये एक्सप्रेशन आपका सही होगा। शुरुआत में करता हूँ, जैसे कि मैं LHS वाला देख लेता हूँ पहले, यानी कि ये आपका डिस्टेंस है S, और डिस्टेंस का आपको पता है डिस्टेंस का कितना होता है, जो है डिस्टेंस का होता है केवल L।
तो इसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ, सिस्टमेटिक m0 L1 T0। क्लियर। अब इसके बाद RHS में आइए, RHS 1 लिख देता हूँ मैं सिंप्लिसिटी के पर्पज से। तो U यानी कि स्पीड या वेलोसिटी, इसका कितना होता है आपका LT-1 और टाइम का T। सॉल्व करोगे तो T-1 + 1 0 हो जाएगा, तो बच्चे का केवल आपका L, और सिस्टमेटिकली मैं इसको कैसे लिखूंगा, m0 L1 T0। सिमिलरली RHS सेकंड, ये आपको दिख रहा होगा, RHS 1 इसके इक्वल आ गया। सिमिलरली RHS 2, ठीक है, RHS 2 में क्या है, हाफ। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, जो भी कांस्टेंट होते हैं उन कांस्टेंट का कोई यूज नहीं होता है डायमेंशनल एनालिसिस में, ठीक है ना। कांस्टेंट का इसमें कोई यूज नहीं होता है, कांस्टेंट का कोई भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर नहीं बनाते हैं, क्योंकि और बन भी नहीं सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसमें केवल आप जो बेस क्वांटिटी जब बोलेंगे आप, यानी कि AT², कांस्टेंट को हमेशा छोड़ देते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग जब भी हम डायमेंशनल एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो AT², A यानी कि एक्सेलरेशन कितना होता है इसका, LT-2, मैंने बताया था एक्सेलरेशन का निकाल के, T का स्क्वायर। तो देखिए फिर से -2 + 2 तो 0 हो जाएगा, तो बच्चे का केवल L, और सिस्टमेटिकली हो जाएगा आपका m0 L1 T0। तो आपको दिख रहा होगा सारे टर्म्स एक्सप्रेशन के सेम आ गए, यानी कि LHS = RHS आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर। इसी तरीके से फर्स्ट इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन V = U + AT, V² - C² = 2AS, कोई भी इक्वेशन आप इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप चेक कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जिसे बोला जाता है, यानी कि इन अ एक्सप्रेशन ऑल द टर्म्स इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शुड हैव द सेम डायमेंशंस। हर टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा तो वो इक्वेशन आपका मैथमेटिकली करेक्ट है। तो इसका फर्स्ट एप्लीकेशन था। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने देखा कि अगर कोई इक्वेशन सही है तो उसके दोनों साइड के जो डायमेंशंस हैं वो सेम होंगे। डायमेंशनल फार्मूले बोथ साइड, ईच टर्म्स के डायमेंशन फार्मूले सेम होंगे, ये आपने देखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई इक्वेशन आपने लिख दी, कोई इक्वेशन आपने डायमेंशनली करेक्ट बना दी, तो हो सकता है ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली मतलब जो साइंटिस्ट उसको जो वेरीफाई करेंगे तो वो सही निकले, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्शन है, इसको आप माइंड से निकाल देना कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऐसा नहीं है कि वहाँ भी लागू होता है जहाँ पर आपने कोई इक्वेशंस को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के वेरीफाई कर दिया, लेकिन वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी वैलिड होगी। जो है इसके हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस हम पढ़ते हैं, एक्सरसाइज में भी कुछ दिए हुए हैं, है ना। तो इस तरीके से कन्फ्यूज नहीं होना आप लोगों को, है ना। यानी कि आपको याद रखना है कि एवरी equation must follow principle of homogeneity, but if a equation follow principle of homogeneity then it is not compulsory, then equation is consistent। ठीक है ना, इस बात का आप याद रखिएगा। जो क्लियर। नाउ इसका अब दूसरा एप्लीकेशन है, वो दूसरा एप्लीकेशन क्या है, डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि डायमेंशनल की हेल्प से हम किसी भी फॉर्मूले को किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन बना सकते हैं या उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हम किस तरीके से बनाते हैं, अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं एग्जाम में, जो है कि आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई मैं एक बात करूँ, कोई एक बॉडी है, कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है, तो वो किसी दूसरे सेक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर फोर्स की बात करूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला सभी लोगों को पता होगा, mv²/r होता है, जो है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरली किस पर डिपेंड करता है, आपको ये दिया होगा, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स जनरली मास पर डिपेंड करता है, जिस पर्टिकुलर बॉडी पर वो फोर्स लग रहा होता है उसके मास पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, कितनी वेलोसिटी से वो पर्टिकुलर जो बॉडी है वो घूम रही है, वो सिस्टम घूम रहा है, और उस रेडियस पर डिपेंड करता है। रेडियस यानी कि जहाँ पर वो फोर्स लग रहा होता है उसके सेंटर से हम उस बॉडी का रेडियस मेजरमेंट करते हैं। तो ये फैक्टर आपको दिए होते हैं, है ना। तो आपको केवल इतना पता है कि आपको एक फोर्स निकालना है, केवल आपको इतना पता है कि आपको एक फोर्स निकालना है, और वो फोर्स जो है वो m पर डिपेंडेंट है, वो फोर्स आपका v पर डिपेंडेंट है, वो फोर्स आपका r पर डिपेंडेंट है। इतना केवल आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। तो इसका आप डायमेंशन फार्मूला आप कैसे ड्राइव करोगे, सबसे पहला तरीका क्या होता है, फर्स्ट स्टेप पे आप क्या करते हो,
फर्स्ट स्टेप पे आप सबसे पहले जो फॉर्मूला बना रहे होते हैं उसका पहला टर्म्स लिखते हैं, यानी किसका बना रहे हैं, एफ का। दैट इज डिपेंडेंट ऑन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाते हैं यहाँ पर। मास पर डिपेंड करता है तो मास का फैक्टर, वी पर डिपेंड करता है तो वी का फैक्टर, आर डिपेंड करता है तो आर का फैक्टर, रेडियस। अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा, इनकी पावर पता नहीं कितनी आएंगी। सपोज किया इसकी पावर एक्स है, इसकी पावर वाई है, इसकी पावर जेड है। क्लियर, ये हमने मान लिया, यानी कि इस तरीके से आपको लिखना होता है जो। क्लियर। अब देखिए जब आप प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हो तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हमने लगा दिया के। कहते कि कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, कांस्टेंट फिक्स होता है, फिक्स वैल्यू होती है, ये एक्सपेरिमेंट करके फाइंड की जाती है। क्लियर। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा हुआ है, एम। अब देखिए एम का डायमेंशन फार्मूला आप लिख सकते हो, जैसे कि एम का केवल एम होता है, पावर एक्स है, इस तरीके से लिख दीजिए। वेलोसिटी का कितना होता है, वेलोसिटी का आपका होता है एल टी माइनस 1 निकाला था, पावर वाई। और आर का, आर रेडियस यानी कि लेंथ, तो लेंथ का एल, पावर इसकी जेड। ठीक है, इसका भी लिख लीजिए आप फार्मूला। एफ का कितना होता है, मैंने निकाला था m1 L1 T माइनस 2। फोर्स का मैंने निकाला था, आप देख सकते हो उसको जो है, इक्वल टू के। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, एक इक्वेशन बना लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें अब बाद में प्रूफ करेंगे, पहले तो आप इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से फार्मूला बनाइए। m इसमें कहाँ है, कहीं नहीं है, तो m की पावर x। चलिए l कहाँ है, एक l यहाँ है, एक l यहाँ है। इस l की होल पावर, बाहर पावर y लगी है तो l की पावर y, और यहाँ पर पावर कितनी लगी है, z, तो l की पावर z। तो l की पावर कितनी हो जाएगी टोटल, y प्लस z। सिमिलरली उसके बाद t देखेंगे, t कहाँ है, कहीं नहीं है, बोले एक ही जगह है, तो t -1 y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, t माइनस वाई, इस तरीके से जी। क्लियर। चलिए अब देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोथ साइड के जो डायमेंशंस हैं वो सेम होना चाहिए, तभी आपका फार्मूला करेक्ट होगा। यानी कि जो m का, देखो m तो m की जगह बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, m l की जगह l लिखा हुआ है, t की जगह t भी लिखा हुआ है, सही है। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इनके पावर्स, एक्सपोनेंट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वो सेम होना चाहिए, यानी कि ये जो पहला है 1 वो x के इक्वल होना चाहिए, m वाले से कंपेयर करेंगे, दूसरा l वाला l से कंपेयर करेंगे, तो l तो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तो 1 इक्वल टू कितना है ये, y प्लस जेड, इस तरीके से देखते हैं। उसके बाद t का पावर कितना है, -2, तो ये किसके इक्वल है, -y के, तो ये हो जाएगा आपका -y। क्लियर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, इसको 3 बोल दीजिए। क्लियर। सॉल्व करिए, x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू निकल गया आपका, पहले निकल गया, x इक्वल टू 1 निकल गया। क्लियर। y कितना निकलेगा, तो देखिए जब x का वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पर, देखो y का वैल्यू भी आपको पता है, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y का वैल्यू है आपका 2, तो y का 2 निकल गया। z का कितना निकलेगा, जब यहाँ पर y का वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा वो 2 प्लस का, तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू -1, तो z कितना आएगा आपका -1। तो देखो तीनों वैल्यू निकल गए। सिंपल तरीके से मैंने इक्वेशंस को सॉल्व किया जैसे कि आप 10th में करते हैं। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए मेन इक्वेशन में, ठीक है ना। तो पुटिंग द वैल्यू इन द मेन इक्वेशन, आप भी चाहो तो इसको नंबर 1 दे सकते थे, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि आपको मिलेगा F इक्वल टू के, यानी कि m मास का जो है x का वैल्यू यानी कि 1 नहीं लिखेंगे, v का वैल्यू यानी कि y का यानी कि 2, तो mv², और r का वैल्यू कितना निकला आपका, z यानी कि -1। तो f का फार्मूला क्या बन गया, f का फार्मूला बन गया आपका mv² अपॉन r। की का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया हुआ साइंटिस्ट ने, 1 फाइंड किया था, उसे हम डायमेंशंस कांस्टेंट के नहीं लेते हैं और ना होते हैं डायमेंशंस, तो f इक्वल टू mv² अपॉन r, तो ये फार्मूला बन गया। इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके फार्मूला बना सकते हो। स्टेप्स याद रखना, सबसे पहले हम डिपेंडेंसी देखते हैं कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी किन पर डिपेंड कर रही है, फिर उनकी कोई भी पावर लगा देते हैं, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के पावर को कंपेयर करके सॉल्व करके हम उन पावर के वैल्यू निकाल करके पुट कर देते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। ठीक है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है पेंडुलम का, जिसमें जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो एल पर, लेंथ पर और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, उसे आप सॉल्व करिएगा। जो क्लियर नहीं आए तो कमेंट में हमें बताइएगा जो। तो इस तरीके से आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव कर सकते हो बाय यूजिंग डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। क्लियर। इसके बाद 2 मेन एप्लीकेशन हमने पढ़े। इसके बाद इसमें एक और एप्लीकेशन है, वो है किसी भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना।
फॉर एग्जांपल आपको कोई यूनिट दिया हुआ है, एसआई में दिया हुआ है, आपको सीजीएस में करना है, या सीजीएस में दिया हुआ है आपको उसे एसआई में करना है, या अदर कोई भी सिस्टम, नया सिस्टम हो, कोई ओल्ड सिस्टम हो, एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, तो आप इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से यूनिट्स का कन्वर्जन बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये एक फैक्ट पर डिपेंड करता है, और वो फैक्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम वॉट एवर मे बी द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, यूनिट्स कोई भी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो चाहे 1 किलोमीटर बोलें या 1000 मीटर बोलें, है ना, वैल्यू उनके न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, लेकिन है एक ही चीज़, है ना। तो सिस्टम बदलने पर जो क्वांटिटी का जो जनरल जो वैल्यू है, उसका जो रियल वैल्यू है, वो कभी चेंज नहीं होता है। तो इस कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंड करता है। सपोज किया कोई हमारे पास एक यूनिट है, कोई एक क्वांटिटी है Q, और एक सिस्टम में उसका जो न्यूमरल वैल्यू है वो N1 है, उसका यूनिट U1 है, और दूसरे किसी सिस्टम में उसका वैल्यू N2 है और उसका यूनिट U2 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, यूनिट सिस्टम बदलने पर फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू नहीं बदलता, यानी कि इस फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो ये इसका जनरल कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बदलने पर उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। जैसे कि सपोज किया इसका जो U1 इसका जो यूनिट है, सपोज किया U1 पे मैं इसको M1 बोल देता हूँ, टाइम का M1 L1, और इसका बोल देता हूँ मैं T1। सपोज किया इसका पावर A B C। सेम इसका U2 का बोल देता हूँ मैं, U2 इक्वल टू U2 का बोल देता हूँ मैं M2 बोल देता हूँ उसको, M2 L2 और T2 पावर सेम, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जब अप्लाई करते हैं तो सेम टाइप के बोथ साइड सेम होना चाहिए उसका डायमेंशन। क्लियर। तो जब इसको इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे, इस फॉर्मूले में N1 U1 इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ दोबारा यहाँ पे, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 में, तो देखिए N1 यानी कि हो जाएगा आपका M1 L1 T1 A B C इक्वल टू N2 यानी कि M2 L2 T2 यानी कि A B C। तो सपोज कि आपको N2 निकालना है, N1 निकालना है, जो भी आपको निकालना है, N2 निकालना है, यानी कि सेकेंड, तो आप क्या निकलेगा N2 N1, और पावर को अलग अलग कर लो, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C। तो इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है, यानी कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल दिया हो, हालांकि आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट लगा करके वैल्यू पुट करके, और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कन्वर्ट करके दिखाइए, तब आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। सिंपल फार्मूला है, यानी कि जिस सिस्टम का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो पहले वाले सिस्टम की वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और हम आंसर फाइंड कर लेते हैं। कैसे करते हैं तो उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए सपोज किया आपके पास कोई भी एक यूनिट है, इसमें सिंपल यूनिट में कोई भी ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एनर्जी का यूनिट है। सपोज किया एनर्जी का यूनिट क्या होता है पता है आपको? एनर्जी का यूनिट होता है जूल, ठीक है, जूल, ठीक है, एनर्जी का जूल होता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशन फार्मूला। एनर्जी फोर्स के इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है, सॉरी। तो वर्क का आपको पता है कितना होता है? मैंने ऑलरेडी बताया था, आपको याद नहीं आ रहा तो देख लीजिए। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का कितना होता है? फोर्स का होता है m1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट का कितना होता है L, तो कितना हो जाएगा m1 L2 T-2, और जितना वर्क होता है एनर्जी होता है, क्योंकि वर्क से ही एनर्जी बनेगा। तो एनर्जी का फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला कितना हो जाएगा? एनर्जी का हो जाएगा आपका m1 L2 T-2, यानी कि यहाँ पर जो पावर हो गई, जो पावर हम लिखते हैं A, वो A क्या हो गया? वो A हो गया आपका 1, B हो गया आपका 2, और C हो गया आपका -2। क्लियर? अब सपोज करना है इस जूल को, ये जूल है, एक इसमें है SI सिस्टम में है, इसको आपको CGS में कन्वर्ट करना है। CGS में आप सभी लोगों को पता है, CGS में कितना होता है? अर्ग होता है, ERG, अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। लेकिन कितने अर्ग होंगे 1 जूल में? कितने अर्ग होंगे, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो देखिए सबसे पहले पहला सिस्टम 1 2, इससे आप कंफ्यूज नहीं होते आप लोग। 1 यानी कि SI वाला है आपको, जिस
जिसको आपको कन्वर्ट करना है, और किस में करना है, अर्ग में करना है, तो वो सेकंड में लेते हैं। तो ये अर्ग में आपको करना है, यानी कि इसमें आपका m1, ठीक है, m1 यानी कि इसमें SI में हम क्या लेते हैं, 1 किलोग्राम लेते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। क्लियर। ऐसी L1 लेंथ का क्या होता है, इसमें मीटर होता है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, अभी बताऊँगा मैं आपको इसका रीजन है क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ। और टाइम का तो सेकंड ही रहता है, कोई चेंज नहीं, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाले में किस में करना है, मुझे CGS में करना है। अब उसमें लिखिए M2, सेकंड वाले को M2 L2 T3। इसमें CGS में क्या होता है, मास का ग्राम, लेंथ का सेंटीमीटर, और टाइम का सेकंड। टाइम का दोनों में सेम रहता है, इसलिए मैंने इनको, क्योंकि ये किलोग्राम में दिए थे, इसको इक्विवेलेंट करने के लिए इनको मैंने किस में कन्वर्ट किया, CGS में कन्वर्ट किया। क्लियर। तो याद रखना, जिस क्वांटिटी को आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उसको फर्स्ट में लिखते हैं, और जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो उसको सेकंड में लिखते हैं, और ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला अगर बनाना नहीं है तो इस बेसिक फार्मूले को याद रखना, बस ये तुरंत बन जाता है। जो आप कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे N2 = N1। अब देखिए M1 कितना है, इसमें CGS में कन्वर्ट करने पर किस A वाला वैल्यू इसके इक्वल होगा, यानी कि 1 किलोग्राम था तो 1000 डिवाइडेड बाय M2 कितना है, 1। इसका पावर कितना था, A। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दोबारा, M1 L2 T-2। इसका पावर कितना है, A 1, तो ये पावर 1 हो गया। उसके बाद L1 कितना है, 100, तो 100 अपॉन L2 कितना है, 1। टाइम का तो 1 ही रहेगा। इसका पावर कितना है, B2, इसका पावर हो गया 2, और टाइम का तो 1 ही रहेगा, तो 1/1 इसका पावर कितना है, -2। ठीक है। तो ये N2 = N1 सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ है। A 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगी, और ये 1 हो जाएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो N2 = क्या हो जाएगा आपका, 4 और 3 7, 10⁻7 N1। यानी कि ये जो आपका 1 जूल है, उस 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होंगे। इस तरीके से हम कन्वर्जन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। यानी कि मैंने जनरल फार्मूले का यूज करके एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर। अब इसमें जो डायमेंशनल आपका जो कॉन्सेप्ट है, मेथड ऑफ डायमेंशंस है, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो वो लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो वो लिमिटेशंस देखिए, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड। पहला जो लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन वो ये है कि जो डायमेंशनल जो फार्मूले होते हैं, दैट इज नॉट यूनिक। वो नॉट यूनिक फॉर फिजिकल क्वांटिटी। वो ऐसा नहीं है कि अगर किसी डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला, अगर कोई डायमेंशन फार्मूला है, तो ऐसा नहीं है कि वो डायमेंशन फार्मूला किसी भी क्वांटिटी का नहीं होगा। हो सकता है कि वो डायमेंशन फार्मूला अदर क्वांटिटी का भी हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम वर्क की बात करें, या अगर हम एनर्जी की बात करें, या हम टॉर्क की बात करें, टॉर्क रोटेशनल फोर्स होता है, तो तीनों के ही डायमेंशन फार्मूला सेम होंगे। यानी कि M1 L2 T-2 तीनों के ही सेम डायमेंशन फार्मूला होंगे। यानी कि ये इसका लिमिटेशन है, यूनिक नहीं होते हैं। जो हो सकता है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के सेम डायमेंशन फार्मूला हो। ये फर्स्ट लिमिटेशन इसका था। सेकेंड लिमिटेशन क्या है कि डायमेंशनल मेथड ऑफ डायमेंशंस की हेल्प से हम डायमेंशनल कांस्टेंट जो होते हैं उन्हें हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है, कितना होता है सभी को पता है, 12 mv² होता है। तो ये फॉर्मूला तो ड्राइव हम कर लेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस, लेकिन एक कांस्टेंट हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक लिमिटेशन है, कांस्टेंट कैन नॉट बी ड्राइव्ड बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। और नंबर थर्ड जो इसका लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि अगर हम किसी इक्वेशन का अगर हम करेक्टनेस चेक कर रहे हैं, या अब अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम किसी इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं, सपोज करें किसी इक्वेशन को मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो वो इक्वेशन केवल रेदर देन इट कैन बी ड्राइव्ड ओनली अप टू अ प्रोडक्ट, यानी केवल प्रोडक्ट तक ही ये लिमिटेड होता है। जो यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इस तरीके से कोई एक फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, जैसे कि मैंने 12 AT स्क्वायर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको मैं ड्राइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसमें ये प्लस आ गया बीच में, जो है ठीक है ना। यानी कि ये प्रोडक्ट तक ही लिमिटेड है ये।
क्लियर। तो इसका एक लिमिटेशन है जो, और इसका जो नंबर 4th लिमिटेशन है वो ये है कि जब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा किसी भी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करते हैं तो वो केवल अप टू 2 क्वांटिटी तक वैलिड रहता है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में 3 क्वांटिटीज हैं, 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज हैं, तो उसको हम चेक नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये फॉर्मूला है T = 2π1/mgl। तो इसमें देखो 3 से ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, यानी कि मास का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेंथ का और टाइम का, तो इसको हम इससे चेक नहीं कर सकते जी। तो ये इसका एक लिमिटेशन है, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी में अगर 3 से ज़्यादा क्वांटिटीज है तो उसको हम इस फार्मूले की हेल्प से चेक नहीं कर सकते प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के। तो ये इसका लिमिटेशन था। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, और प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, if you like our lectures, then please share it and please subscribe it. Thank you for watching. Thanks so much.